बॉलीवुड में भले कई खान्स के दबदबे की बात होती रही है, लेकिन कोचिंग में एक खान ऐसे भी हैं जिनका कोचिंग में दबदबा है। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैंस हैं जो अपने चकल्लस कोचिंग के चलते हमेशा वायरल होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। वो एक चीज थोड़ा सा हम कह दें कि वो कोचिंग नहीं है, वो मेरा परिवार है। उसमें पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो इट्स माय फैमिली है। तो शुरुआत करते हैं। खान सर को खान सर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? उनके दोस्तों का? क्योंकि हमने कभी सुना है आपको कहते हुए कि बहुत साथ दिया जब गरीबी के दिन, स्ट्रगल के दिन रहे होंगे। आपके दोस्तों का, आपके स्टूडेंट्स का, या कुछ ऐसे लोगों का जिनको हम नहीं जानते, या खुद खान सर का? अब पहले तो किसी को पता नहीं रहता है कौन टीचिंग में जाएगा। वैसे हमको फौज में जाना था। टीचिंग तो हमको अभी भी मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन फौजें पसंद है, टीचिंग नहीं। तो हमको ना जब स्टार्टिंग करना था तो 3 दोस्त थे मेरे, सोनू, पवन और हेमंत। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया और कोचिंग के लाइफ में लेके आया हमको हेमंत, खींच के ले गया, चलना भाई पढ़ो तो तनी मनी। तो वो बेगूसराय वाला एरिया आ जाता है ना, थोड़ा उस टाइप का। फिर वहां से आदमी पढ़ाना चालू किया। अब पढ़ाते पढ़ाते कब आदमी इधर ही रह गया समझ में नहीं आया। तो किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि कौन क्या करेगा। हमको लगता है आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आपको कोई स्टार्टिंग में उसको नहीं पता था कि हमको ये करना होगा। ये जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ, होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। अच्छा, आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, क्या आपको लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, कोडिंग की तरफ बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उस लेवल पर अभी आपको लगता है क्या क्या चेंज होना चाहिए? क्या सोचते हैं खान सर? एजुकेशन सिस्टम में बस एक एजुकेशन और सिस्टम की कमी है। एजुकेशन, एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोग बच्चों के सामने एक बड़ा अच्छा सा भाषण दे देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना। वो माँ बाप बना देते हैं अच्छा इंसान। वो अच्छे माँ बाप रहेंगे, अच्छा परिवार रहेगा, सराउंडिंग ठीक रहेगी, हो जाएगा वहां पे। क्या उसको भाषण दे रहे हैं? उससे जिंदगी का एक बहुमूल्य समय खींच लिए। आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए। एक 4 साल अभी के टाइम पे ग्रेजुएशन, 2 साल पीजी, वो इस ग्रेजुएशन और पीजी के दम पर कुछ ही ऐसे ग्रेजुएट डिग्री हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, आप इक्विवेलेंट करते हैं कॉलेज ग्रेजुएशन वाले से। उस 6 साल का टाइम उससे लेते हैं। उस 6 साल के बीच में वो जब कंप्लीट करके आता है तो वो समाज में कुछ नहीं कर पाता है, वो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उस 6 साल के बीच में उसे कितना हम स्किल्ड सिखा सकते थे। हर साल अगर 2 स्किल्ड भी सिखाते, 6 महीना बहुत होता है स्किल्ड के लिए, 6 अगर स्किल्ड सिखाते, आज हम लोग किसको, चाइना को ओवरटेक कर रहे होते। आज हमारे पास स्किल्ड की इतनी कमी है जिसका कोई हद नहीं। गांव में आप किसी से कह दीजिए एक टोस्ट बना दो, ब्रेड बना दो, नहीं बना पाते। उसमें क्या चीज रखा है? वो मशीन की खेल है, फर्मेंटेशन है, मशीन बना के दो। गाँव में आज कोई ब्रेड खाने जाएगा तो उसको कहेगा फोटानी भइले तो तरह, मतलब इस लेवल का चीज है। तो हम लोग को स्किल जरूरी पड़ा। इंडिया एक ऐसा जगह है, एजुकेशन हम लोग का मेंटल लेवल को अपलिफ्ट करता है, लेकिन परिवार भी तो है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज भी कराना है, अपना पेट भी भरना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो स्किल्ड हमें तुरंत पैसे दे सकता है, एजुकेशन उस चीज को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। भाई पहले हम खड़े होंगे तब तो दौड़ेंगे, एजुकेशन है तो तुम दौड़ उसको यार, तू उतार देगा हाथ पैर उसका। तो ये चीज होना चाहिए। किस लेवल पे हमारे यहाँ गरीबी है? आज हम लोग ताज होटल में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन कैसे अच्छा होगा। ये वैसा ही है जैसे फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि ट्रेन की जनरल डिब्बा कैसे ठीक होगा। कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, आप कई बार कहते हैं वहां जाके ये देखना पड़ता है कि भैया ऊपर से कुछ ना गिर जाए। बिहार सरकारी स्कूल में गेट बंद हो या ना हो, हम लोग की एंट्री हो जाती है, एग्जिट हो जाते हैं, 50 रास्ते खुले होते हैं, किधर से कूद के भागना है हम लोग को पता होता है। या मेरा छोटा सा फूट गया यहाँ पे ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ऊपर से एक टूट के गिर गया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में किस लेवल तक गरीबी है। आप देखिए कि अगर गाँव में कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, इट मीन्स या तो उसके घर कोई पूजा होगा या तो कोई बीमार पड़ा होगा, वो खाने के लिए नहीं ले जा रहा है। ये गरीबी है। और वहां हम लोग उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी कंपनी खड़ा करो। परिवार नहीं खड़ा कर पा रहा है, कंपनी खड़ा करेगा। और बढ़िया। अच्छा, चूंकि बहुत ही बढ़िया बातें कर रहे हैं, आपको 24 घंटे के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, क्या आप सबसे पहले बदलाव करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो ये फिल्मों में ही है। आप देखिए, आप किसी पायलट को टेम्पू दे दीजिए, टेम्पू, और कहिए उड़ा दे इसको, वो रनवे पे दौड़ते रह जाएगा, नहीं उड़ेगा वो। बहुत बढ़िया। मूस मोटैयन लोढ़ा होयन, हाथी घोड़ा थोड़े होयन। ये क्या मतलब बना के रखे हैं लोग। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक टॉप लेवल चेंज कर देंगे तो सारा सिस्टम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कितनी परेशानियां हैं। एजुकेशन सिस्टम को ना, शिक्षकों की भाषा मतलब समझ में नहीं। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो कार्य बोलने की जगह टीचर कार्य बोलता था, तो हमको समझ में नहीं आता करना क्या है यहाँ पे। तो हमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस बना के रख दिए हैं, इतना प्रोटोकॉल बना के रख दिए हैं। आज 90% स्टूडेंट, उनको अगर क्लास में कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है, टीचर बोलेंगे समझ में आ गया तो हाथ उठा देगा। टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस टॉपिक पे फंसेगा और किस टॉपिक पे नहीं फंसेगा। टीचर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बता सकता है कि ये टॉपिक हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। वहां अब आपने जीएस में ये चकल्लस तरीके से समझाने का फॉर्मूला निकाला, ये कब आया सबसे पहले प्लान में कि भैया ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ आएगा जीएस? हम लोग जब स्टूडेंट थे ना तो टीचर लोग इतना लंबा लंबा बात बोलते थे, लोग समझ में नहीं आता था क्या बोले लोग। हम लोग को लगता था कि हम लोग पैदाइशी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो गया, हम लोग में कुछ लगता है पाठ पूर्जा कम है दिमाग में, समझ में उतना नहीं आता था। उसमें कुछ दोस्त सब जब हम लोग को समझाना चालू किए ना, तब समझ में आया कि भाई ये टीचर लोग जो है ना, ये गड़बड़ मतलब थोड़ा हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हमको लगा कि नहीं, एक टीचर से ज्यादा उसका एक दोस्त बन के पढ़ाइए, फिर देखिए वो अपनी हर एक कमजोरियों को बताएगा वहां, और वो रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रेस्पेक्ट किसका करता है? इंसान, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उसको लग जाएगा यार ये इंसान ने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया, तुरंत वो रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कोविड के बाद जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पहले तो आप काम शिक्षक रहे होंगे, लेकिन क्या आप अकेले बैठ के खान सर सोचते हैं कि भैया ठीक ठाक आ गए हैं, आगे क्या क्या करना है हमें अगले 10 सालों में? एज ए इंडिविजुअल क्या लगता है आपको? हमारा उद्देश्य यही था। एजुकेशन जब पढ़ाना हम चालू किए थे तो मेरे जिस बैच का फीस आज से 10 साल पहले भी 200 रुपये था ना, आज भी 200 रुपया है, और अगर उसका 10,000 भी करें तो पढ़ेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप नहीं लूट पा रहे हैं। ईमानदारी का मतलब होता है कि आपके पास मौका है फिर भी आप उसको साइड कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एजुकेशन इतना आसान होना चाहिए ना कि एक मजदूर को भी समझ में आ जाए, कि मजदूरी करके भी आए ना तो समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो देखते थे कि तुम कल का क्लास नहीं किए बाबू, आज समझ में नहीं आएगा। क्या चीज बता रहे? तो घर का ढलैया कर रहे हैं क्या कि दूसरा तल्ला नहीं ढाले तो तीसरा नहीं ढलाएगा? ये कोई बात है? क्यों नहीं समझ में आ सकता है? हाँ, थोड़ा लिंकेज होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता, तो बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया। तो एजुकेशन इतनी आसान होनी चाहिए, किसी को समझ में आए, इतनी सस्ती होनी चाहिए, कोई भी अफोर्ड कर सके, और जो भाषा शैली ये और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आना चाहिए। अभी हाल ही में रिजल्ट ओरिएंटेड की बात बताते हैं। को बिहार में एक एग्जाम हुआ बीपीएससी, वो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस होता है। इसलिए आपने काफी प्रोटेस्ट भी किया? अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक प्रोटेस्ट चालू रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, इतने क्वेश्चन आए कि इंक्वायरी बैठा दी गई हमारे ऊपर कि कहां से क्वेश्चन आ गया, जबकि वो क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, 6 महीना पहले दे दिए थे। तो हम तो कभी कभी डर लगता है कि इतना भी क्वेश्चन ना आ जाए कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लग जाए। तो बस यही मेरा 3 उद्देश्य है, और एजुकेशन को एकदम सस्ता करना है। अब मेरे यहाँ जैसे बिहार है, वहां से हजारों की संख्या में बच्चे कोटा जाते थे, और कोटा में ना ऐसा हो गया था कि ये बच्चा आया है, लड़का या लड़की, कोई स्टूडेंट, निकाल इससे पैसा निकालो, हॉस्टल मेस ये वो। हम लोगों ने क्या किया कि ना कुआं प्यासा के पास जाए, ना प्यासा कुएं के पास आए, जगह जगह कुआं खुदवा दे, जो जहां है वहीं से पानी लो। तो कोटा से जितने टीचर्स थे उन लोगों को हम लोगों ने पटना लाए, एफोर्डेबल बनाए, और आज वही फीस जो कोटा में 2.5 लाख 2 लाख थी, एग्जैक्ट वही टीचर से हम लोग ने पटना में पढ़ा दिया। 2-3 हजार रुपये वो ऑनलाइन दे के पढ़ सकता है, यूपीएससी में भी वही कर सकता है। तो उद्देश्य यही है कि एजुकेशन आसान, सस्ती और समझ में आए सबको। आपके इतने अच्छे विचार हैं। एक बहुत पॉपुलर कोचिंग वाले थे ओझा जी, जो राजनीति में जा चुके हैं, तो क्या लगता है कि खुद जब अकेले बैठते हैं कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना फैसला होगा ये भविष्य में? हमको उस समय उतना इंटरेस्ट, आज इन्होंने मना कर दिया राजनीति में नहीं आएंगे। देख लोग से झगड़े रहता है अभी तो हमको, तो बिहार गवर्नमेंट में तो हमको पता नहीं, ऐसा लगता है कई नेता इन पे आरोप लगाते हैं कि भैया ये इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में आते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया नहीं आना चाहेंगे। तो ये क्लियर कर दिया आज इन्होंने।
क्लियर कर दिया आपने। हमको ये नहीं समझ में आता है जो पूछ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग आ जाएं या डरते हैं कि ना आए। और इतना तो हम जरूर कहते हैं कि हम लोग को इधर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, और ये कोई राजनीति में जाता है तो छुपके से नहीं जाता है। लेकिन जो अभी के टाइम पे हैं एट प्रेजेंट जिस तरह से चल रहे हैं, उन लोगों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे से काम करो, वरना किसी दिन ये पढ़े लिखे लोग अगर उधर घूम गए ना तो उन लोग का हाल, वर्तमान नेताओं का हाल वही हो जाएगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ था, वो टकटकाते रहेंगे वो सांप वाला गेम खेलते खेलते। बहुत बढ़िया। तो एक फिल्म आई है छावा, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं? फिल्म में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टीचर है, नहीं देखी है। एक सवाल उठता है, लगातार उठता रहता है कि भैया जितनी जगह मुगलों को, अकबर को या इन राजाओं को मिली उतनी महाराणा प्रताप, शिवाजी को नहीं मिली। आपको क्या लगता है, आप एक शिक्षक हैं, क्या राय रखते हैं इस पे आप अपनी? ना, हम लोग तो पढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आता है कि एक रिस्पेक्ट का और जो सिलेबस का बड़ा हिस्सा होना चाहिए वो तो उनको मिलना चाहिए, इस बात पे हम कहते हैं। इंडिया में क्या हुआ था ना कि जो इंटरनल राजा थे उनका ना डिवाइडेशन इतना ज्यादा हो गया था कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये, आप देखिए हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए आपको राजा नहीं मिलेगा। तो जैसे महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो शासक थे उनका योगदान इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक और राजस्थान के शासकों ने, छतरानियों ने 500 साल तक किसी विदेशी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और जब उनका किला गिरा, राजस्थान के शासकों का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतने बहादुर थे वो लोग, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कई बार ना चीजों को कम बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत उनकी आज जो वो लोग भले भगवान नहीं है, ये बात हम मानते हैं कि वो लोग भले भगवान नहीं है, लेकिन उनके कुर्बानी का नतीजा है जो भगवान बचे हुए हैं लोग। आप जैसे कोटा की भी बात कर रहे थे, बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की, खूब मन लगा के तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पास भी कर लेते हैं, फिर खबर आती है जी पेपर लीक हो गया या भर्ती रद्द हो गई। चूंकि आप अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे इंसाफ हो सकता है? कई साल उनके खराब हो जाते हैं, क्या लगता है एज ए शिक्षक खान सर को? ये ना सबसे खराब चीज है एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम का इसको कह दीजिए तो कैंसर है। पेपर का ये जो लीक होना, भर्ती रद्द होना, मतलब आप एक स्टूडेंट की मनोभाव तो हम लोग का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या मन से पढ़ाएं, हम लोग खुशी मनाएं कि पेपर लीक हो गया। जैसे अभी एग्जाम में बीपीएससी में हुआ था, और अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज बताएंगे कि देखो बच्चों ये पढ़ाए थे, पेज नंबर इतना पे ये आया ये आया, तब तक शाम में खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया। अब हम लोग को ये समझ में नहीं आए कि पेपर हम लोग पढ़ाएं, इसकी तारीफ करें कि जिन्होंने पेपर लीक कराया उसको बैठ के गरियाएं। तो हम लोग अब उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। हमारे पटना में एक जगह है गर्दनी बाग, वहाँ टेंट डाल दिया गया है और वहीं पे नियम है कि यहीं बैठ के गरियाना है आप लोग को। तो वहीं बैठ के हम लोग 2 महीना से 3 महीना से उसको कोस रहे हैं लोग कि भाई तो पेपर लीक काहे करा दिया वहाँ पे। अभी तक कोई नहीं सुन रहा है, मामला सब जुडिस है। नीट में देखिए, एनटीए नीट में इतनी गड़बड़ी चीज है कि बाहर में आप एमबीबीएस कीजिएगा तो 2 करोड़ 1.5 करोड़, कहीं कहीं 3-3 करोड़, और सरकारी में कीजिएगा तो फ्री। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों हो जाता है? तो अब 2 करोड़ लगा के कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको दिख रहा है कि सामने वाला मरीज को डेंगू है, लेकिन कहेगा कि 2 करोड़ रुपया लगाएं, रुक तो बताते हैं 500 का जांच करके लाओ, तो उसको दिख रहा है कि डेंगू है लेकिन वो जांच कराएगा 500 का। तो ये चीजें क्या है ना कि एक जगह से जब गड़बड़ होती हैं तो हर जगह गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसके लिए ना ये जांचों से कुछ नहीं होता है। हम तो सीधे कहते हैं कि बैठाए पूरी मीडिया के सामने पोलियोग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट कराए, और जो गड़बड़ पाए बम से उड़ा दे। बहुत बड़ी चीज बोली। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आजकल देखने को मिला कि बच्चों में तनाव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों पे अत्यधिक दबाव बनाते हैं, जिनके चलते बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं? आपके पास ऐसे कई हज़ारों बच्चे आते होंगे, बताइए ज़रा। देखिए, प्रेशर बनाने से नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स को भी कहते हैं आप अपने घोड़ा को अगर मान के चलिए रेस लगाना है, घोड़ा पाला है कोई, तो उसको खिलाइए पिलाइए अच्छा से, कि बिना खिलाए पिलाए रेस में लाए मार डंटा मार रहे हो, क्या दौड़ेगा? उसको दौड़ने से पहले उसका ख्याल तो रखिए। उसी तरह आपके बच्चे हैं, आप एक बार कॉपी खोल के नहीं देखे कि वो क्या पढ़ा है,
गार्जियन लोग एक को लगता है एक ट्यूशन का एक कोचिंग लगा देंगे, एक ट्यूशन लगा देंगे, मेरा काम खत्म। तो ये भी तो गलत है। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ना इसको, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएंगे। तो उल्टा सिस्टम लेके चल रहे हैं लोग। तो गार्जियन को भी समझना पड़ेगा। आप एक बच्चे का तकलीफ समझिए, वो बड़ा संकोच करता है, उसके ऊपर बहुत टेंशन रहता है। वो जिस एज ग्रुप में है उस एज ग्रुप में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। वो ना कभी कभी टेक्निकल चीजें नहीं समझ पाता है, एज है उसमें घूमने फिरने में लग जाता है। तो थोड़ा उसको नर्चर करने की जरूरत है। आपके पास हजारों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासें आप ले चुके हैं, कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपके पास कोई बच्चा कुछ ऐसा सामान ले आया हो। जैसे आप, मैंने सुना कई एक बार बंदूक ले आया था बच्चा, आपके लिए नहीं लाया था, किसी और वजह से लाया था। बताइए जरा क्या था वो आई कार्ड चेक होता है क्लास में, तो क्योंकि ना विदाउट आई कार्ड वाले को हम लोग अलाउ कर देंगे तो फिर तो बदमाशी करके भाग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक हो रहा था आई कार्ड, तो उसके पास था नहीं। कहा कि भाई, जो चेक कर रहा था उसका, भाई मेरे पास आई कार्ड है, लाए नहीं, आज हमको बहुत जरूरी काम है। तो कहा क्या काम है, तो उलझ गया उससे। तो उसको ना यहाँ पे शर्ट उठा तो तमंचा रखा हुआ था तो कह रहा है कि तमंचा लेके रखा। तो डर गया बेचारा कि भाई हम इसका आई कार्ड क्या चेक करेंगे, तो तमंचा लेके घूम रहा है। तो आपस में बात किए सब, तो कह रहा है कि देखो अभी छोड़ा, एक तो 11-12 बजे झगड़ा होने वाला है, तो सोचे कि उसे पहले क्लास कर लेते हैं, सुबह वाला क्लास कर लेंगे बाद में। सोचिए झगड़ा करने से भी पहले उसको चिंता था कि क्लास कर लेना है। तो इस टाइप के भी कुछ कुछ आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब जो ऐसे दिमाग वाले लोग हैं, कैसे पढ़ाते हैं जीएस उनको? वो तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं रहता। वो तो पढ़ाई में एकदम उन लोग को ऐसा नहीं रहता है। लेकिन कुछ कुछ ये तो माँ बाप का परवरिश का चीज होता है कि आखिर अगर ऐसे बच्चे हैं तो अल्टीमेटली उन्हीं का लॉस होता है। हम लोग कितना भी पढ़ा दें, लेकिन ये जो गलत रास्ते पे एक बार चला जाता है वो लौट के नहीं आ पाता है फिर। अच्छा, चूंकि हमारा थीम है एजुकेटिंग इंडिया 2030, तो आपको क्या लगता है किताबों में भी बदलाव होना चाहिए? वही पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी की बदलाव हो रहे हैं लेकिन उतने लेवल तक नहीं हो रहे। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि भैया बदलाव होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं आपको भी पता, वो प्रैक्टिकल में काम नहीं आता बच्चों के, जो भी किसी भी जॉब में हो। क्या लगता है खान सर को? देखिए, एनसीईआरटी बुक बहुत रेलेवेंट है, उसको अपडेट हमेशा आते रहता है, कुछ कुछ अपडेट। ये किताबें चेंज करना ना, ये कमाने का एक फैशन हो गया है। किताबें बनती हैं पेड़ पौधों से काट के बनेगी। एक और हम भाषण देंगे कि ग्रीनरी बढ़ाओ, ग्रीनरी बढ़ाओ, और जितने ये प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब चेंज कर देंगे कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये क्या मतलब बनता है? आप एक ऐसी किताब रखिए जो लॉन्ग टाइम पे चले। मेडिकल की कौन सी किताब इतनी चेंज हो रही है? हाँ, रिसर्च होता है, वो ऐड हो जाता है, जो भी रिसर्च। ये 7-8 के बच्चों में कौन सा रिसर्च हो रहा है? अरे उनको वही चीज है जो फॉर्मूला है यहाँ पे, कौन सा बड़ा चीज है? मिडिल क्लास इंसान मर जाता है उसका किताब खरीदते खरीदते। एक आदमी थे हमारे यहाँ पटना में, तो उनको मतलब हमारे पास आए कि सर कुछ पैसे चाहिए हेल्प। हमके क्या हुआ? तो कहे कि मेरी बेटी, उनको पढ़ा रहे थे बेटी को, तो कहे कि उसको ना री एडमिशन लेना है। हम कहे फेल हो गई क्या? तो कहे नहीं नहीं, पास हो गई ना तो प्रमोशन का भी पैसा लगता है। मतलब उसको पैसा इसलिए लग रहा है कि पास हो गई तो फेल हो जाना चाहिए उसको। ये क्या सिस्टम बना के रखे हैं? मतलब बच्चा पास हो गया तो फिर उसको, मतलब उसको ना, वो स्टूडेंट नहीं है, उसको हर कदम पे नोच लो इसको। यहाँ उसको बेहतर किताब रखिए, सिस्टमेटिक। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? तमिलनाडु में अलग सिस्टम है, गुजरात में अलग है, बिहार में अलग है। एक जैसा सिस्टम रहना चाहिए। लैंग्वेज आप पढ़ाइए, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज को पढ़ाइए, गुजराती कल्चर को पढ़ाइए, बट ओवरऑल तो सेम रहना चाहिए। किताबें बार बार चेंज करने से बिना मतलब का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और ये जो आप कहें कि जो किताब है और उसका जो यूज नहीं आता है, तो किताब में एजुकेशन से रिलेटेड चीज है, और जब हम वर्किंग में जाते हैं तो वो स्किल्ड ढूंढता है। तो स्किल्ड अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया। आखिर हमें भीड़ में से सेलेक्ट करना है किसी को, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए सिंगल सीट ऑफ मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड माई होल करियर। लेकिन हमारा मार्कशीट ये जरूर बता देता है कि 10th में हम सिंसियर थे कि नहीं थे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट हमें ये जरूर बता देता है कि उस टाइम फ्रेम में हम सिंसियर थे कि नहीं। इस आधार पर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये इंसान थोड़ा सिंसियर होगा। बाद में उसको ट्रेनिंग स्किल तो सब देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, भारत की करोड़ों की आबादी जो है युवा है। दुनिया में होता है कि सबसे युवा आबादी भारत में है। खान सर, क्या लगता है आपको, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्पेशली इस आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, वो खुद, उनको लो फील कराया जाता है और वो खुद लो फील होते भी हैं
क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को कि भैया हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये ना छुपा दिया जाता है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ये जो सीबीएसई और आईसीएसई है, इसमें गरीब इंसान मर जाएगा वहां पे। वो बताइए आपको, आप कोई अभी ऐसे स्कूल दिख रहे हैं जिसे 15,000 रुपये फीस है, वो गरीब का इंसान कहाँ जाएगा? वो तो मजबूरी में जाएगा ऐसे स्कूलों में जहां पे वो सरवाइव ना कर पाए। तो वहां पे उसको कह दिया जाता है हिंदी मीडियम। छुपा रहा है। हिंदी मीडियम कह देने से ना वो लगता है कि उसकी इंडिविजुअल गलती है, और इंग्लिश मीडियम करने से लगता है उसकी इंडिविजुअल उसका कोई अचीवमेंट है। वो एक गरीब स्कूल हो गया जिसमें आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। जितने अच्छे स्कूल्स हैं, ये जो आपको जो बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि हम ये स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल में एक बार भेजिए, उनको अपना कॉन्फिडेंस फील हो अजीब सा होने लगेगा। जनरल डिब्बा में घुसते ट्रेन के एक अलग सी फील आती है, भैया हम कहाँ फंस गए, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो जनरल डिब्बा का हाल क्या हो जाता है, 2 स्टेशन पहले आदमी निकलने की तैयारी कर देता है कि भाई निकलना है, चपा जाएंगे गेटवे पे, ये हाल हो जाता है। और वो एसी वाला, उसको भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रेन रुकने के बाद वो निकलता है। तो हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी 2 टाइप का है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। अगर ये एक जैसा रहता है जैसे चाइना में, नहीं हो सकता यार। हम लोग को देखिए, हम लोग का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में या जो स्कूलिंग एजुकेशन है, वहां उस बच्चे को प्रॉपर ढंग से कुछ ना कुछ कमी रही थी तो भी हमारे पास आया। जब तक हम लोग हैं, वो ये बात को बता रहा है कि स्कूलिंग में कमी है। जिस दिन वो प्रॉपर हो गया, हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि भैया लो फील ना करें आप? जैसे बाकी मुल्कों में, रूस में रशिया को रूसी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, यूरोप में भी यही है। भारत में क्यों शर्मिंदा एक फील कर रहा है आदमी भैया हिंदी बोलने पे? आप हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। जबरदस्ती उनको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम खुले मंच से कहते हैं कि मेरी जिंदगी का अगर कोई सबसे अच्छा डिसीजन था तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। वो हमको कुछ बुझाइए नहीं रहा था वहां पे, बस मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता था। पूरा पढ़ के याद कर लेते थे और सब चीज याद कर लेते थे, और समझ में आता नहीं था तो हम छोड़ दिए वहां पे। इधर आए तो समझ में आने लगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग इंग्लिश को अलग से वरीयता दे देते हैं। हमारे यहाँ पटना एक तो फ्लाइट जा रही थी, दिल्ली से पटना फ्लाइट, तो फ्लाइट वाले को तो पता है कि भाई पटना जा रहा है, वहां का रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी, मैथिली भोजपुरी है। तो एक एयर होस्टेस थी, वो एक बूढ़े बाबा थे, उनके किसी बेटे ने टिकट बुक किया होगा, उसमें खाना बुक कर दिया था, तो उन्होंने खाना दे दिया। एयर होस्टेस पूछ रही है बेवरेज बेवरेज, वो आदमी को बेवरेज बुझा रहा है। वो आदमी बेवकूफ नहीं था, वो पूछने वाली उनको नहीं समझ में आ रहा है, बूढ़ा आदमी बेवरेज पर कंफ्यूजन में है, बेवरेज बेवरेज। वहां पे भाई आप तो एक तो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक उठा के बेवरेज थमा के रख दिए तो उनको ये लगता है ना कि भाई हम इंग्लिश बोलते हैं, मेरी एयरलाइंस बहुत अच्छी है। आप रसिया जाइए, चाइना जाइए, वो चाइनीज भाषा बोलते हैं। माओ जेडांग ने सीधे यही बोला कि भाई आप चाइनीज लैंग्वेज को रखिए, आपको ज्यादा जरूरत रहेगा, एक ट्रांसलेटर रख लीजिएगा। और वो बेचारे बूढ़ा आदमी कंफ्यूज थे। हम बाद में उनको कहे कि चाचा जी आपको कुछ इसमें, तो अब समझ में आया। तो वो चाचा जी थोड़ी ना, मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ी डाउन था। अभी महाकुंभ समापन होने वाला है, मैं लगभग 10-12 दिन महाकुंभ में था। बिहार के बहुत लोग हमें वहाँ पे मिले, सैकड़ों लोग मिले। उनका कहना था कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। खान सर बिहार से आए हैं, क्या लगता है आपको? अब ये तो लोकतंत्र है, सबका डिसीजन है। वो इस बार कुंभ का मैंने इतने ज्यादा क्राउड गए थे लोग वहां पर, तो क्राउड ओवर क्राउड हो जाने की वजह से 2-4 मिस यहाँ पे घटना जो हो गई यहाँ पे, उसके बाद वीवीआईपी कल्चर को जैसे खत्म किया गया, सारी चीजें ऑन द स्पॉट आ गई यहाँ पर। तो अपना वहां का मैनेजमेंट है, और हर स्टेट का अपना अपना अलग मैनेजमेंट है। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि सब जगह का एक ही जैसा हो जाएगी, लेकिन ये एक चीज है कि योगी जी में जो स्टिक ऑफ लॉ है कि भाई अगर गड़बड़ी करेंगे तो भाई मीडिया रहे चाहे कुछ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चीज ना लोगों को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप कह रहे हैं वो काम बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना। किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहां से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं? उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब जैसे कहते हैं लोग कौन सा राज्य विकास होगा, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं तय कर सकते हैं, कभी विकास नहीं होगा उस जगह का। अब चाहे जितनो चिल्लाते रहिए, आपको क्या लगता है साइकिल से विकास करने वाले एंटरप्रेन्योर घूमेंगे? बिल गेट्स आएगा टेम्पू पे बैठ के। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि जनता की पुरजोर मांग थी कि रैपिड फायर भी किया जाए खान सर से, क्योंकि इनकी बातें जो हैं किसी को बोर नहीं कर सकते, भले 1 घंटा बोलते रहे। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, अगला सीएम किसको देखते हैं, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर?
देखिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप हम लोग से काहे पूछते हैं? क्योंकि ये अब मेरे देखने से, अपने से सोच के देखिए, मेरा देखने से कोई सीएम नहीं बन सकता। मेरा एक इंडिविजुअल सिंगल वोट है। इसको बदल ये देते हैं, public सबसे decide पॉपुलर करेगी। कौन आपको लगता है इन सब में? सबसे पॉपुलर या आपका फेवरेट नेता कौन है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिसपे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में का खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर एक दो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर रह जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योर देखेंगे। तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला, वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा बेच दिया तो स्मार्टली अच्छे ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया, क्योंकि बिहार में दुकान चलानी है भैया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खान सर की टीचिंग फिलॉसफी, एक शब्द में आप जो टीचिंग कराते हैं उसको अगर क्लास में बैठ के उसको समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट की गलती नहीं, टीचर की गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चूंकि आपने कई दोस्तों का नाम लिया अपना शुरू में, लड़कपन के दिनों में कोई याद आपको, कोई याद हो कि भैया ये किया था, वो किया था? हर किसी ने कुछ ना कुछ किया रहता है। बचपन में तो हम लोग के टाइम पे मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो दिन भर तो आदमी बदमाशी करता था उसमें। अब याद के डेली एक तो नया नया कहानी रहता था बचपन में, कौन ध्यान रहता है इतना? मतलब बचपन में तो हमको लगता है कि जिस आंधी में मौसम विभाग चेतावनी जारी करता था कि घर से ना निकलिए, उस आंधी में हम लोग टिकोरा बीनने जाते थे। आम का जो छोटा वाला आम होता है ना, उसको टिकोरा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो उसमें हम लोग तो बचपन में तो आदमी बदमाशी करते रहता था। अच्छा, आप टीचर ना होते तो क्या होते? हमको तो फौज में जाना था। टीचर ना होते तो हमको एक किसानों के लिए, और हम भी अभी बताते हैं बहुत दिन टीचिंग नहीं करेंगे, हमको किसानों के लिए वर्क करना है। किसानों की 3-4 महत्वपूर्ण समस्या है। उसकी एक, फसल का उत्पादन कम है। दूसरा क्या है, उसका फसल अगर उत्पादन हो गया तो कीड़ा खा जाते हैं सब। और उस तीसरा क्या है कि अगर नहीं खाया तो बेचने जाएगा तो उसके फसल की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं है। उसको अगर शाम में अपनी सब्जी बेचने गया है तो शाम 4 बजे तक ही उसको अच्छा भाव मिलेगा। बाकी समाज गिद्ध की तरह लोग देखते होंगे कि शाम होगा तो ये बेच के जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है। आप 3 सिस्टम देखिए। किसान को आप 5 किलो का जो अनाज का है, ये देखिए, ये एक अच्छी योजना है और समाज का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, उसका वो एहसानमंद है। लेकिन हमें एक ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अभी भी कहां पर हैं। तो उनका योजना में हम संदेह नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन ये जो 3 चीज है किसानों के लिए, एक किसान को बताइए, अगर मेहनत से उत्पादन किया, हमारे यहाँ समस्तीपुर एक जगह है, वहां गोभी उत्पादन हुआ, 1 रुपया किलो बिका गोभी, 1 रुपया, जबकि दुबई में बिक रहा था 250। बताइए एक किसान दुबई भेजेगा कि जो सिस्टम बैठा हुआ है वो भेजेगा? तो क्या मतलब बनता है? वो ट्रैक्टर चला दिया, 1 रुपया किलो गोभी। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा 1 रुपया किलो भी गोभी हो सकता है क्या? वहां ट्रैक्टर चला दिया समस्तीपुर में। तो बहुत समस्या है। आप कभी उसके ऊपर देख के देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर हैं सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो अरे धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल हुआ छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहां से आगे बढ़ेगा? आपने मोबाइल की बात की। देश के करोड़ों युवा जो रील पर सारा दिन फील करते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना वो लोग? रील देखने से अच्छा है अपनी काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे, चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना, तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। अच्छा, काफी लोगों का सवाल था कि हजारों स्टूडेंट्स आपसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, खान सर
खान सर अपडेट होने के लिए क्या क्या पढ़ते हैं? वो कोई एक सोर्स से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं जहां जहां से मिल जाता है आदमी वहां से उठा के पढ़ लिया। जैसे अमेरिका के बारे में पढ़ना है तो हम इंडियन न्यूज को पढ़ेंगे तो वो इंडियन एस्पेक्ट्स में दिखाएगा, बट वही अगर हम गार्जियन न्यूयॉर्क टाइम्स देख लेंगे तो वहां के हिसाब से दिखाएगा। और धीरे धीरे चीजें आदत हो जाती है। न्यूज में होता क्या चीज है, मतलब एक मेन चीज होती है, उसको घुमा फिरा के होते रहता है। अच्छा, कोई एक चीज जो आपको लगता है आज के स्टूडेंट्स को पता होनी ही चाहिए, कोई एक चीज? बहुत चीज पता होना चाहिए, एक चीज से क्या चीज हो जाएगा उसका। लेकिन हाँ, एक चीज मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला है आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ, कुछ नहीं, मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला गया। बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। अच्छा, कोई आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सबसे अतरंगी सवाल जो किसी स्टूडेंट ने आज तक आपसे पूछा हो, कुछ याद हो आपको कोई किस्सा, किसी स्टूडेंट का सवाल? डेली 2-4 ठो अतरंगी आते ही रहता है सब यहाँ पे। फिलहाल का बताइए। एक बार हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, नर्मदा नदी, गंगा नदी, तो एक स्टूडेंट आया, कहा कि सर ये नर्मदा नदी 2 नदी है क्या? हम कहे नहीं तो। कहते सर नाम देखिए ना, नर और मादा। हम कह रहे भाई साहब तू पागल कर देगा हम लोग को। अभी 1-2 दिन पहले तो हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप का आते रहेंगे। अच्छा, खान सर सबको डर लगता है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? किसी चीज से डर लगता है खान सर को? अलग अलग फील्ड में डर होता है, जैसे एक कोई चीज का डर नहीं ना होता। जैसे मान के चलिए एजुकेशन में एक चीज का ये लगता है कि जिस हिसाब से धांधली हो रही है, सीटों का कहां से कहां सीट कौन किसको बेच दिया जाएगा, तो डर इस बात का लगता है कि उन बच्चों का क्या होगा। हम तो यहाँ लड़ते रह गए कि भाई वो होगा, अब यहाँ पे जिसको कंट्रोल करना है वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। हम तो इसी भरोसे बैठे हैं कि बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीए हो, ये सीटों को रिजर्व रखे, मजबूती से रखे, और हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ये लोग करेंगे। अब पता चला हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इधर धांधी हो जाते, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है। अच्छा, 10 साल बाद खान सर, तालियां बज रही हैं अभी। अच्छा, 10 साल बाद खान सर खुद को कहाँ देखते हैं? क्या क्या सपना है आपका जो आप सच करना चाहते हैं? हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं, 10 साल बाद जिंदगी कहाँ होगी आज से 10 साल पहले किसी को नहीं पता था 2015 में कि 2025 में क्या हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा का प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। हमको बस इतना लगता है कि हाँ, इतना जरूर कहना चाहते हैं कि एजुकेशन आज से 10 साल बाद भी कोई ये बात जरूर याद रखेगा कि कोई इंसान था जिसने एजुकेशन के लिए हमेशा के लिए लड़ते रह गए, चाहे जितना बड़ा ऑफर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एजुकेशन के लिए हमेशा बच्चों के लिए लड़े थे। आज भी गवर्नमेंट से लड़ना कितना टफ होता है, तो आप लोग को तो यहाँ देखते होंगे, वहां पे बच्चों के लिए तो लड़ते लड़ते आदमी तो हमेशा उन्हीं के लिए रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि भारत को जो रिस्पेक्ट अब दी जा रही है पहले नहीं मिलती थी, चूंकि आप टीचर हैं, क्या लगता है कि दुनिया में अब ज्यादा भारतीय पासपोर्ट की धाक की बड़ी है पहले से? पासपोर्ट का तो उतना नहीं कर सकते। एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो अंग्रेज है सब ना, या दुनिया जो भी है, तो ये हम लोग का इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं कि डरेंगे तो इनके बाप। नहीं तो जिस दिन हम लोग बहिष्कार कर देंगे ना, अभी हम लोग डरा नहीं पाए हैं, अभी वो खुदे डर रहा है, हम लोग डराना चालू नहीं किए हैं। आज अगर हम अपना एंड्रॉइड बनाएं, अपना गूगल बनाएं, अपना फेसबुक बनाएं, तब उनको असली डर समझ में आएगा। अभी वो अपने से डर रहे थे कि भाई ये किसी दिन कुछ कर देगा यहाँ। और दूसरी बात कि भारत का जो छवि बढ़ा है वो ऑब्वियस भी बात बढ़ा है, लेकिन एक चीज और गौर करना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी के पास इतना मोबाइल नहीं था जिसे पता चले कि रूस में प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो अभी जागरूकता बढ़ गई है। आज मोदी जी लैंड करते हैं तो दिख जाता है मोदी जी लैंड किए, उनको बस सैल्यूट दिया जाता है, दिख जाता है। लेकिन जब वही गुजराल साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो रिस्पेक्ट उनकी भी थी। वह व्यक्ति था जिसने अमेरिका के प्रधानमंत्री का फोन उठाने से पहले G20 भारत में अभी हो रहा है, G20 तब नहीं हुआ था। हाँ, G20 बहुत अच्छे से हम लोगों ने हैंडल किया। तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग का ना फॉरेन पॉलिसी में बढ़ा है, बट थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ हुआ है, आस पड़ोस में। आस पड़ोस में ये गड़बड़ हो गया ना कि हम लोग की छवि अलग टाइप की बनती गई है। थोड़ा जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, इलायची दाना बराबर देश हम लोग को, मतलब वो श्रीलंका, वो जिसके पास वो अपना जहाज नहीं था, वो मालदीव के पास अपना जहाज नहीं था, उसके प्रधानमंत्री को आने के बाद वो धमकी दे रहा है हम लोग को। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी जो बाद में माफी भी मांग लिया उन्होंने, तो ये तो पूरा बर्बाद करके मारा। ये तो हम देश की बात कर रहे हैं।
छोटे छोटे शहरों से भारत के ऐसा टैलेंट निकलता रहा है, भले वो महेंद्र सिंह धोनी हो, इस तरह के तमाम लोग, खान सर भी। तो आपको क्या लगता है जो छोटे छोटे शहरों में ऐसा रॉ टैलेंट हमारा बैठा हुआ है, उसको क्या मोटिवेशन देंगे, क्या बताना चाहेंगे कि भैया लगे रहो, कामयाबी मिलेगी? हर शहर में ऐसे लोग हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है ना कि इंडिया में जो इंसान सक्सेस हो जाता है, लोगों को लगता है ये बहुत अलग किया होगा। एक आध नंबर से या थोड़े मोड़े चीज़ों से अगर चूक जाता है तो लोग इंडिया में ना उसको थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये बहुत खराब लगता है। कोई कामयाब है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपसे पीछे है वो आपके लायक नहीं है या आपसे कम जानता है। कभी कभी होता है कि मतलब उसके पीछे वाला बेटर उनसे ज़्यादा बेटर जान रहा होता है। एक समय आएगा जब उसको भी लोग जानेंगे। तो थोड़ा बहुत वही कहते हैं कि लगे रहना चाहिए। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलती है। चलिए, बिहार में चुनाव है और लोगों को जैसे पता लगा कि आपसे हम मिलने वाले, तो उन्होंने पूछा जरूर था हमसे कि आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी? भले सरकार ना बना पाए, आपको क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? लोगों को जागरूक करना ये बहुत अच्छी चीज है। और एक व्यक्ति ने इतना हिम्मत दिखाया जो गांव गांव जाके पैदल चल रहा है। हम तो कहते हैं जागरूक ना करके कोई पैदलों चल के देखे कितना टफ होता है, गर्मी, बरसात, ठंडा। और क्या सिखा रहे हैं वो, लोगों को क्या कह रहे हैं? शिक्षा पे ध्यान दो, स्किल्ड पे ध्यान दो, यही सब चीज। ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि मतलब कोई गलत चीज सिखा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको नतीजों में भी देखने को मिलेगा, उनको जरूर। अच्छा, कल को कहेंगे भैया खान सर जुड़ जाओ हमारे साथ। आप लोग हमको ना, पता नहीं, हमको कभी कभी लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हमको ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाइए, बार बार हमको उधरे क्यों खींच के लेके जाते कि आप कह रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने तो मतलब हम क्या कहते, खराब काम कर रहे हैं। इन्होंने नीतीश जी की तारीफ कर दी, लालू की तारीफ कर दी, प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी। बिहार में चुनाव है, आगे आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। आज हमसे खान सर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे इस कॉन्क्लेव में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे।